हम लोग केवल एकजुट हो जाएं और अपने लोगों में ये भरोसा दे दें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटीज के नेताओं में हम ये भरोसा दे दें कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि उन्हें अपने टिकट के कटने की चिंता रहती है, इसीलिए वो लोग बोल नहीं पाते। लेकिन ये ना बोलने का कितना बड़ा खामियाजा पूरे भारत ने उठाया है। पूरे देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा उठा रहा है, माइनॉरिटीज उठा रही हैं, जिसका आभास आप लोग को नहीं है। मैं बार बार जहां जाता हूं वो बात बोलता हूं। हो सकता है बहुत से लोग कहते हो कि ये बात बार बार क्यों बोलते हैं, हर जगह उसी बात को बोलते हैं, लेकिन एक बात जब तक सबके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं तो इन्हीं अपने निगम साहब का एग्जाम्पल देता हूं, जो मन संचालन कर रहे थे। ये दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और उनकी पूरे साल की जो फीस जमा होती थी वो शायद होती थी 180 रुपये, और इनको जो वजीफा मिलता था इतना कि 180 रुपये की फीस जमा करने के बाद ये अपने 2 जोड़ी कपड़े भी बनवा लेते थे और थोड़ा बहुत चाय पानी भी अपना उसी वजीफे में खर्च उठा लेते थे। और उस वजीफे के पैसे से और रिजर्वेशन के माध्यम से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, और उसके बाद दिल्ली में जो बस चलती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, डीटीसी की, उसमें मैनेजर की पोस्ट से शुरुआत की, और सबसे ऊपर की पोस्ट आईएएस से एकदम जो नीचे वाली होती है वो होती है चीफ जनरल मैनेजर। उस पोस्ट से वो रिटायर हुए। किस वजह से इतना आगे तक पहुंच पाए? 2 कारण थे। पहला, जो मनुस्मृति के माध्यम से देश में, हमारे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें माइनॉरिटी के भी आते हैं, चूंकि जब माइनॉरिटी का नाम निशान नहीं था उस धर्म का, चाहे ईसाई हो या दूसरे धर्म हो, उनका नाम निशान भी नहीं था तब मनुस्मृति का कानून लागू था देश में। चूंकि अब से 550 साल पहले सिख धर्म बना, उससे पहले सिख जो माइनॉरिटी है वो तो था ही नहीं। अब से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उससे पहले ईसाई धर्म तो था नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज भी नहीं था तब मनुस्मृति लागू हो चुकी थी, जिसमें इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, और इसके साथ साथ संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो बंदिश तोड़ी और साथ में रिजर्वेशन दिलवा दिया, तो वो इंजीनियर बन गए, और मैं भी एक वकील बन गया, और फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, आज भी मैं एमएलए हूं। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। तो ये जो रास्ता खुला था वो पढ़ने से खुला था, रिजर्वेशन से खुला था। ये रास्ता हमारे सबके होते हुए, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति होते हुए, हमारा ये आगे बढ़ने का रास्ता सरकारों ने बंद कर दिया है। क्योंकि आज वो शिक्षा को लगभग प्राइवेटाइज कर चुके हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर चुके कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से निगम साहब ने इंजीनियरिंग की, और वो भी वजीफे के पैसे से की, आज अगर आपके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी हो उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आपके पास रिजर्व का होने के बावजूद भी अगर 20 लाख रुपया होगा तो आपका बच्चा वहां इंजीनियरिंग कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो देश में क्या ये सच नहीं है कि देश के SC ST 99% ऐसे हैं जिनके परिवारों के पास अपने बच्चों की इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए 15-20 लाख रुपया जो चाहिए वो नहीं है। अभी जिनका नीट में एडमिशन ऑफर हुआ है या JEE मेन के अंदर करने के बाद जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, मेरे पास अब तक कम से कम ऐसे 100 फोन आ चुके हैं कि नंबर तो आ गया, बच्चा बहुत होशियार है, 2-3 लाख रुपए लगाए थे, कोचिंग करवा दी थी, नंबर आ गया, लेकिन अब एडमिशन ऑफर हुआ है, लेकिन
एडमिशन लेने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है। कुछ मदद कीजिए एमएलए साहब, आप तो मंत्री भी रहे हैं। अरे मंत्री तो रहा हूं, पर मेरे पास ऐसी कौन सी पावर है कि मैं उनकी लाखों रुपए की फीस जमा कर दूं। लेकिन मन में ये पीड़ा जरूर है कि वो बच्चे काबिल है, पढ़ना चाहते हैं, गरीब परिवारों से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है और वो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट होने के बावजूद पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। तो क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो लगातार शिक्षा को महंगा करती जा रही है? क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जिन्होंने रेलवे बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बंद कर दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए? जब सब कुछ बिक गया तो जो प्राइवेटाइज हो गया वहां तो रिजर्वेशन वैसे भी खत्म हो गया। तो जब रिजर्वेशन खत्म ही हो कर दिया उन्होंने उन सब विभागों को प्राइवेटाइज करके, इसका मतलब हमारे लोगों की जो नौकरी का रास्ता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और जब वो बंद किया जा रहा था तब भी तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई ना। आए दिन मेरी जेब में पर्ची पड़ी है, शंकर मेघवाल के घर पे हमला हुआ, उसकी गर्दन काट दी और उसके फादर बीच में उसका हाथ काट दिया, पूरे परिवार को घायल कर दिया। और एक शंकर मेघवाल नहीं, पता नहीं कितने लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े मारे जा रहे हैं, उनके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, लेकिन सरकार पे तो कोई असर होता नहीं। और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो बने बैठे हैं वो भी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसे मुद्दों पे मजबूती के साथ आवाज नहीं उठाते। एक दूसरे व्यक्ति का हत्या हुई तो उसको 50 लाख का मुआवजा दिया, शंकर लाल मेघवाल की हत्या हुई तो उसको 15 लाख का मुआवजा दिया। भाई ये पक्षपात क्यों? अब सवाल ये है कि आप और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीतें, कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हों। इसमें बाधा कहां है? कभी सोचा इसमें बाधा कहां है? इसमें बाधा दो हैं। एक, धर्म के प्रति अंधापन, मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा। आज तो नरक में जी रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा को लेके पता नहीं क्या क्या करते घूम रहे हो भाई। अरे आज जो तुम्हारा जीवन है इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आज तक हमें दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला कि मेरा पहले जीवन में ये था और दूसरे में देखो मैं स्वर्ग में रह रहा हूं, आज तक तो कोई मिला नहीं है। तो तुम अपना आज जो नरक बना दिया तुम्हारा, उसको स्वर्ग बनाने पे काम कर लो, जीते जी। मरने के बाद किसका क्या पता। वैसे तो बुद्ध तो बताया कि मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है। तो अपना आज ठीक करो ना। हम धर्म के प्रति अंधे होकर अपने लिए गुलामी कबूल कर रहे हैं, और गुलामी तोड़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करने का रास्ता बता के, उसमें उसके बाद देखो बुद्ध से शुरुआत हुई। बुद्ध पहले साइंटिस्ट हैं और बुद्ध के बाद अनेकों आए, फिर संत कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी आए, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप गुरुवा, जगदीश बाबू कुशवाहा। तो कितने हमारे महापुरुषों की लंबी फहरिस्त है जो लोग बार बार जगाते जगाते हमें चले गए, लेकिन हम अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक फायदा बता दो, केवल एक, अंधविश्वास, पाखंडवाद से ये फायदा है। नुकसान तो मैं 1000 गिना दूंगा पर कोई एक फायदा नहीं गिना सकता। तो हम लोग 2 कारणों से फेल हो रहे हैं। एक, जाति की वजह से। अब जाति बनाने वाला जाति को जिंदा रखना चाहता है, और जो जाति की वजह से उत्पीड़ित है, परेशान है, चाहे वो शूद्र में OBC में आता हो, चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति में आता हो, लेकिन उसी जाति की वजह से, जिसके वजह से उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसका प्रमोशन रुक रहा है, उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जा रहे हैं, ये सब जानते हुए कि ये मेरे साथ जाति की वजह से हो रहा है, फिर भी अपने अंदर जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। ये वैसे अच्छा आज एक वो दिया आप लोगों ने, ये जो जनरल कैटेगरी खत्म करके इसकी बजाय नेशन बिल्डर्स कैटेगरी होनी चाहिए। 25% रिजर्वेशन इसमें इस नाम का कर दो, जो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज करेगा उसके लिए 25% रिजर्व सीट,
बाकी तरीका अच्छा है वैसे, जाति पे सबसे बड़ी चोट करने का ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इसको भी आगे से रेगुलर इसको मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। और हम लोग कम से कम आपस में तो रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू कर दें। हम आपस में कर रहे हैं क्या? जिसके कोई देख लो, जितने यहाँ बैठे, जहाँ भी ज्यादातर लोग जब बच्चे की शादी करते हो तो डेट दिखवाते होंगे किसी ब्राह्मण से, और कहते हो भैया मेरी ये जाति, इस जाति में ढूंढ दो लड़का लड़की। तो हम छोड़ने को तो तैयार है ही नहीं। सुधार अपने घर से शुरू करो, फिर बाहर भी हो जाएगा। उनसे उम्मीद कर रहे हैं जाति खत्म करने की जिनको जाति की वजह से फायदा है, और जिनको जाति की वजह से नुकसान है वो जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। तो फिर समाधान क्या है भाई? फिर समाधान क्या है? समाधान तो तब होगा जब हम मन से जो बात बोल रहे हैं, जैसे हम आज यहां मंच से बोल रहे हैं ना, जिस बात को बोल रहे हैं उसे अपने खुद के मन में आत्मसात तो कर लें, अपने आचरण में तो ले आए। वरना तो हम अपने महापुरुषों की मेहनत को भी बेकार कर रहे हैं। जो महापुरुष हमारे मार्गदर्शन देके गए, उस मार्गदर्शन को मान तो नहीं रहे हम सब कह रहे हैं हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, हम पेरियार जी को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, फूले जी को मानते हैं, साहू महाराज को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं। भैया जो मानते हैं तो उनकी बात को भी तो मान लो। फोटो तो लगा रहे हैं उनकी, मूर्ति के ऊपर तो मरने मिटने को तैयार है, मूर्ति का हाथ तोड़ दिया तो अपने खून बहाने को तैयार है। लेकिन जो वो मूर्तियां जिनको हम सजा रहे हैं, जो वो हमें बोल के गए, हम उसे अंगीकार भी तो कर लें, अपने आचरण में भी तो उतार लें। पढ़ाई को औजार हथियार बनाओ। बच्चों को कहो अंधविश्वास पाखंडवाद में पढ़ने की बजाय अगर किताबों में डूब जाओगे तो इसी जीवन में स्वर्ग पालोगे। ज्ञान के रास्ते पे चलो, आपस में भाईचारा पैदा करो, एक दूसरे की मदद करो, क्रिटिसाइज एक दूसरे को करना बंद करो। हम लोग तो जहाँ भी प्रोग्राम होते कई जगह, ज़्यादातर जगह पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को लेट डाउन करने से, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी खबर तो यह है ना कि अच्छी बात को स्वीकार करो ना। ओबीसी में से बहुत सारे लोग अब रात दिन लगे पड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में से लाखों लोग लगे पड़े, माइनॉरिटीज में से भी लाखों लोग लगे पड़े, जो इस बहुजन समाज बनाने की बात करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बस ये जो टुकड़ों में बिखरे हुए तरीके से मेहनत चल रही है, हमारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी बिखरे हुए लड़ रहे हैं। सारे लोग मिलके अगर अपनी आपस में एकजुटता ले आए और मुद्दे बकायदा डिसाइड कर लें, मुद्दों पे एकजुटता कर लें, कम से कम मुद्दों पे तो एकजुटता हो सकती है। संगठन बेशक हजारों, क्योंकि संगठन तो उनके भी हजारों हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मुद्दों आधारित एकता आपस में पैदा कर लें कि ये हमारे सबके मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम मिलकर लड़ेंगे, और अपने जितने सांसद विधायक और मंत्री हैं टीम बना के बीच बीच में उनसे लगातार मिले। कई बार क्या होता है, आपने एक बार उसे एक बात कही और उसके दिमाग से निकल गई, उसे याद ही नहीं आई, साल निकल गई पूरी, और आप एक साल बाद मिलकर कहो जी आपको तो ये कहा था, तो हुआ ही नहीं भाई। उससे एक जब आपने कहा था नहीं हुआ तो 1 महीने बाद फिर पूछ लो, इज्जत कम थोड़ा हो जाएगी। और साथ में उसे ये भी लगना चाहिए भी ये सारी ताकत तेरे पीछे, फिर डरने की जरूरत नहीं, टिकट तेरा नहीं कटेगा, टिकट तेरी टिकट काटने वाले का कट जाएगा पर तेरा नहीं कटेगा। तू समाज की लड़ाई लड़ता रहे। जिस दिन हमने अपने लोगों में ये ताकत दे दी, तुम सामाजिक मुद्दे मजबूती से संसद और विधानसभा के अंदर उठाओ, हम आपकी ताकत बनेंगे। क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है एक बात को देख के, एम नागराज वाले जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए, सर्वे होना चाहिए और एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन जितने केस कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा क्या कोई सर्वे डाटा है? नो डाटा सर्वे तो नहीं है, और उसी आधार पर वो केस डिसमिस। इसी वजह से सरकारों ने तय किया कि जाति जनगणना, जाति सर्वे और उसका फिर फाइनेंशियल सर्वे, ये सारा सर्वे कराएंगे ताकि पता लग सके किस किस जाति के हिस्से में क्या आया, किसकी क्या स्थिति है, नौकरी में भी उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। और पहली सरकार
बिहार की हुई, जिसने वो सर्वे कर लिया, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये जीते और जाति जनगणना के वो सारे आंकड़े जारी हुए। उसके बाद उन्होंने उसी संख्या के हिसाब से वहाँ की सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया, 65% कर दिया, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब हाई कोर्ट के रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए। कल का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो अगली तारीख लगा दी, उन्होंने उस स्टे को हटाने से, वैकेट करने से मना कर दिया। यानी जब पिछड़े वर्ग का मसला आए, दलित वर्ग का मसला आए, आदिवासी वर्ग का मसला आए, तो यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देती हैं। लेकिन जब संविधान के खिलाफ जाके ईडब्ल्यूएस लाया गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दोज कैटेगरीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब दोज आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेशन, those are over-represented, those are socially and educationally more strengthened, more powerful. Then on what ground EWS reservation is given? When this issue came before the court, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे नहीं दिया, EWS पे स्टे नहीं लगाया, और बाद में फिर उसको जायज भी ठहरा दिया। तो वो जो रिजर्वेशन गलत था उसको स्टे नहीं किया, जो कानून के खिलाफ था उसको स्टे नहीं किया, लेकिन ओबीसी का जनसंख्या के जब आंकड़े आ गए उसके हिसाब से बढ़ा दिया, उसको स्टे कर दिया। ये मानसिकता कोर्ट की। कोई कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसी 1000 झेलने को तैयार हैं। कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं हम, अन्याय की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर कोर्ट में अन्याय होगा तो हम ऐसे जजमेंट्स को भी क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। ये अधिकार भी हमें संविधान देता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये गलत बात है या सही बात है? क्या ये स्टे जो वैकेट नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? जो सर्वे करने के बाद जनसंख्या के हिसाब से जो हिस्सेदारी बनती थी वो हिस्सेदारी दे दी, तो उसे रोकने का क्या मतलब भाई? नहीं रोकना चाहिए। इसीलिए दो चीजें जरा ध्यान में रखना। अगर आपके हाथ में सरकार आ भी जाए, आपके रोजी बहुजनों को हुक्मरान बनना चाहिए, चलो जी बना दिए हुक्मरान, बन गए। धनखड़ साहब को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, बन गए। सर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। अच्छा आपका छोड़ देता हूं मैं, अनिल, डॉक्टर अनिल जैन जी को बना देता हूं, डॉक्टर अनिल यादव जी, वो बन गए देश के प्रधानमंत्री, बहुजन समाज ने मिलकर बना दिया। अब आता है नीति निर्धारित करना। सरकार तो बना लिया आपने, प्रधानमंत्री बन गए। अब आप चाह रहे हो दलित पिछड़े आदिवासियों को न्याय देना, तो क्या ये प्रधानमंत्री अपने हाथ से नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे या फाइल नीचे से आएगी? अपने सेक्रेटरी को ही तो कहेंगे कि आप ये पॉलिसी बना के लाइए। और अगर 80 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी है, और उसके अंदर SC ST OBC तीनों मिलाकर 81 में से अगर 3 है, 78 उनके हैं। जो पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी बनाने वाले में आपका आदमी है ही नहीं, तो उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे भाई? उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीट है, अगर उसमें 81 कैबिनेट सेक्रेटरीज है, तो 81 कैबिनेट सेक्रेटरीज में भी SC ST OBC माइनॉरिटीज के उनकी जनसंख्या के हिसाब से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनने चाहिए। जैसा अभी विल्सन साहब बता रहे थे कि राहुल गांधी जी ने संसद में यह मुद्दा उठाया कि सीतारमन जी ने जो 20 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि आप ये बजट तैयार करो। अब उसमें जब आपका आदमी है ही नहीं, तो आपकी स्कीम तो आपके लिए तो पैसा एलोकेट होने में पक्षपात हो गई होगा। तो अगर इनको हमने प्रधानमंत्री बना भी दिया अनिल यादव जी को,
अब इनके पास ऑफिसर्स तो सारे वो हैं, तो क्या जो पॉलिसी ये उनसे बनवाना चाहते हैं वो पॉलिसी टाइम से ठीक से बना के लाएंगे टाइम से क्या? तो फिर तो बात हो गई फेल। और दूसरी बात, मान लो इन्होंने बहुत ज्यादा दबाव देके जैसे तैसे पॉलिसी बनवा दी, कैप्टन साहब अनिल जैन जी ने जैसे तैसे प्रेशर बना के अफसरों पे पॉलिसी बनवा ली, बीइंग प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे ये लागू करेंगे, कोई एक आदमी जज ही कह देगा भाई तू डाल कोर्ट में, मैं हूं, मेरे पास लगवा ली हूं। ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डलवाया जाएगा, वहां एक स्पेसिफिक कोर्ट के सामने लगवाया जाएगा, और अनिल यादव की मेहनत जीरो, कोर्ट कर देगा स्टे। दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये तो मतलब आपकी सारी मेहनत, पूरी सरकार, पूरा चुनाव, पूरी वोट देके जो बनाई, सब जीरो, रोक देगी कोर्ट। साथियों, मैं आइक्सा को बधाई दूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। चूंकि जो जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को डिलीवर किया, उसको पढ़ के ऐसा लगता ही नहीं कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों ने डिलीवर किया है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी और RSS की भावना को परिलक्षित कर दिया और उस पर सिग्नेचर मात्र कर दिए हों, ऐसा मतलब पढ़ के महसूस होता है। और वो इसलिए महसूस होता है कि इसकी बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो 1975 के आसपास पंजाब की सरकार ने अनुसूचित जाति के अंदर 2 क्लासेस बना दिया, उसको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया। और उसके बाद सेम काम हरियाणा की सरकार ने किया। फिर 1990 में यही काम आंध्र प्रदेश ने किया, 2000 में यही काम और आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया, जिसके खिलाफ EV चेन्नैया कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने जब निर्णय दिया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, और साथ ही साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) का उल्लंघन है। ये समानता का उल्लंघन है, अफसर की स्वतंत्रता और समानता का उल्लंघन है। ये कहते हुए और साथ में कहा कि चूंकि ये होमोजीनियस सोसाइटी है तो ये उपवर्गीकरण उचित नहीं है, जिसके आधार पे जो देवेंद्र सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गए और 2006 में इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया, पंजाब की और हरियाणा सरकार के द्वारा किए गए उपवर्गीकरण को। लेकिन उसके बाद हरियाणा पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 5 जज की ही बेंच ने फिर से जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये उपवर्गीकरण होना चाहिए। हम पिछली EV चेन्नैया वाली जजमेंट से सहमति नहीं रखते, लेकिन चूंकि वो जजमेंट भी 5 जज बेंच की थी और ये जजमेंट भी 5 जजों की खंडपीठ की थी, तो फिर लागू कौन सा हो। अल्टीमेटली एक लार्जर बेंच बनाई गई जिसमें 7 जजों की बेंच बनी और 7 जजों की बेंच ने 1 अगस्त 2024 को वो जजमेंट दिया, जिस जजमेंट पे पूरे देश में एक हाहाकार मचा है। कोर्ट के सामने 4 इश्यूज इन्वॉल्व थे, जिसमें एक तो ये था कि क्या ये आर्टिकल 341 सब क्लोज 2 का उल्लंघन है। तो पहले एक समय उसी हाई कोर्ट की 5 जज की बेंच ने कहा था कि हाँ ये उल्लंघन है, लेकिन इस 7 जज की बेंच ने 6 और 1 के अनुपात से कहा कि नहीं, ये आर्टिकल 341(2) का उल्लंघन नहीं है। दूसरा इशू उनके सामने था कि क्या ये
आर्टिकल 14, 15, 4, 16, 4 का उल्लंघन है। पिछली 5 जज की बेंच ने कहा था हाँ ये उल्लंघन है, लेकिन इस बार 7 जज की बेंच ने 6-1 के अनुपात में कहा कि नहीं, ये उल्लंघन नहीं है। और तीसरी बात, उसमें तीसरा इशू उनके सामने था, क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, सब क्लासिफिकेशन कर सकती है, उपवर्गीकरण कर सकते हैं अनुसूचित जाति के अंदर? तो कोर्ट ने कहा हाँ कर सकती है, जबकि पिछली 5 जज बेंच ने कहा था कि नहीं कर सकती। और चौथा सब्जेक्ट उनके सामने इशू था जो उन्हें डिसाइड एडजुडिकेट करना था, वो था कि क्या ये जो क्लास है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है या फिर होमोजीनियस सोसाइटी है? तो पहली वाली ने कहा था ये होमोजीनियस सोसाइटी है, और दूसरी ने कहा नहीं है, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। यानी पहले जजमेंट की चारों बातों को पूरी तरह दरकिनार करके जजमेंट दे दिया। तो 4 इशू इन्वॉल्व थे, 4 इशू एडजुडिकेट करने थे, 4 कर दिए। ये इशू कोर्ट के सामने विचाराधीन ही नहीं था कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जजेज ने 4-3 के रेशियो से अपनी मर्जी से ये भी डिसाइड कर दिया कि भाई ये सरकारों को चाहिए कि इसमें, मतलब सरकारों को ये चाहिए नहीं, सलाह दी जाती है कि सरकारें क्यों नहीं लेयर पे करें, चूंकि मंडल कमीशन वाली जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट थी 92 की, उसके अंदर वो केवल ओबीसी की बात नहीं करती, बल्कि वो जजमेंट SC/ST की भी बात करती है। यानी अननेसेसरी वहाँ से उठा के उसको भी डिसाइड कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एक सलाह दे डाली कि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। एक और झगड़ा पैदा करवा दिया। खैर बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस जजमेंट से पढ़ने के बाद एक तो ये प्रतीत हुआ, जिस समाज के बारे में आप फैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो समाज इसमें पार्टी बनाए और समाज को सुनवाई का मौका मिले? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है जिसके बारे में कोर्ट फैसला करने वाली है उसको हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। तो हमारे समाज को तो हियरिंग का मौका ही नहीं मिला, तो हम अपनी बात रखते कैसे? दूसरी बात वो कहता है फेयर प्ले इन एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का दूसरा सिद्धांत कहता है देयर मस्ट बी फेयर प्ले इन एक्शन। तो इसमें कहीं फेयर प्ले तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमें सुनवाई का ही मौका नहीं मिला तो फेयर प्ले कहाँ से हुआ? और तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, क्या कोर्ट के सामने केंद्र की सरकार ने या संबंधित राज्य सरकारों ने कोई ऐसा डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा? क्या अनुसूचित जाति की किस जाति की कितनी जनसंख्या है, सरकारी नौकरी में किस तरह की नौकरी में कौन कौन सी जाति को कितना हक मिला, किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला? क्या इस तरह का कोई डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा? इस तरह का कोई डाटा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट के ख्वाब कहाँ से आ गए कि भाई कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में ज़्यादा मिल गया, कुछ को कम मिला है? इसका मतलब कोई व्यक्ति है पहले पीछे से एक माइंड सेट बना के बैठा है, किसी ने तय कर लिया कि इसमें झगड़ा करवाना है। सरकारी नौकरियां बची नहीं है, जब नौकरियां नहीं होंगी तो फिर झगड़ा किस बात का? दूसरी बात, जब किसी तरह की कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है, और न्यूनतम क्वालिफिकेशन वाला आदमी उस एग्जाम में बैठ सकता है। जब एग्जाम में बैठता हो तो उस एग्जाम को पास करना जरूरी है। पास करने के बाद उसकी मेरिट बनेगी, मेरिट में नंबर आएगा तो उसको मिल जाएगा। उसमें अनुसूचित जाति की कौन सी जाति को मिलेगा ये तो पहले से तय नहीं होता। तो फिर ये कैसे कह दिया कि भाई कुछ जाति ज़्यादा फायदा उठा गई है, कुछ जाति पिछड़ गई है? तुम्हारे पास कोई डाटा भी नहीं है कौन सी पिछड़ गई, कौन सी को ज़्यादा मिल गया। तुम्हारे पास ये डाटा भी नहीं किस जाति की जनसंख्या कितनी, किसके हिस्से में क्या आया। तो फिर किस आधार पर आपने ये जजमेंट दे दिया? तो मैं एक वकील पेशे से वकील होने के नाते, राजनीतिक बाद में हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही पहले हूँ। तो मैं तो एक वकील की दृष्टि से, पैनी नज़रिए से, कानूनी दृष्टि से भी देखूंगा और क्रिटिकली एनालाइज भी करूंगा। साथ में एक पॉलिटिकल आदमी होने के नाते
मैं अपने समाज की आवाज़ को बुलंद भी करूंगा, क्योंकि ये जजमेंट अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आपस में लड़वाने वाली जजमेंट है। और मैं साबित करूंगा कि ये लड़वाने वाली जजमेंट क्यों है, इसके पीछे आधार क्या है। तो मैं वो आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। 10 ऐसे PSU हैं जो सेंट्रल बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। केवल 10 बैंक का बताऊंगा, वैसे तो सोयो ऐसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। तो सारा डाटा लेके बैठेगी तो पता लगेगा हम सबके साथ केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले मैं केवल 10 बैंक का बता दूं। भारत के 10 बड़े बैंक, उसके अंदर चीफ जनरल मैनेजर की 147 वैकेंसी है। 147 में से 135 वैकेंसी पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जा किए हुए हैं। 147 में से 135 यानी 92% पे स्वर्ण जाति का कब्जा है, और 3 वैकेंसी पे केवल OBC है जो 2% बैठता है। 9 सीटों पे शेड्यूल कास्ट है जो 6% बैठता है, और शेड्यूल ट्राइब 0। शेड्यूल ट्राइब का तो उसमें कुछ भी नहीं है। और जनरल मैनेजर की 667 वैकेंसी है इन 10 PSUs के अंदर। इन 667 में से 588 पे स्वर्ण जाति के लोग काबिज हैं, यानी 88%। और उसके साथ 12 नौकरियों में OBC है जनरल मैनेजर, जिसको 2% मिला है। 52 सीटों पर शेड्यूल कास्ट है, जिसको 8% मिला है। 14 सीटों पे अनुसूचित जनजाति है, जिसको 2% मिला है। तो अभी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट का शेयर बनता है वो ही नहीं मिल रहा। फिर आप कैसे कह रहे हो कुछ ज्यादा ले गए, कुछ बिल्कुल पिछड़ गए? अरे ये शेड्यूल ट्राइब 0 है भाई। क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसे कोई तथ्य रखे किसी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, या सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कभी कोई इस तरह की जानकारी लेना चाहा, या केंद्र की सरकार ने कोई ऐसा डाटा उनके पास तो डाटा ऑलरेडी है, क्या इसके ऊपर कभी कोई बात बोली है? या राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति के लिए हमें आपस में लड़वाएंगे? ये हमें सोचना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, कौन लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि अभी और डाटा रखूंगा, आप चौंक जाएंगे। ये भी सुन लीजिए आप। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 64,38,950 है। 64,38,950। इसमें A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप। A ग्रुप के अंदर 17 जाति ऐसी हैं जिसका आज तक एक भी आदमी A ग्रुप की नौकरी में नहीं है। अनुसूचित जाति का 17 जाति हैं, एक भी आदमी 0, एक भी आदमी नहीं बना। B ग्रुप में 12 जाति ऐसी हैं जिसका एक भी आदमी आज तक B ग्रुप की नौकरी में नहीं है। C ग्रुप में एक जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी C ग्रुप की नौकरी नहीं ले पाया। और D ग्रुप में 4 जातियां ऐसी हैं, D ग्रुप यानी चपड़ासी, 4th क्लास वाला जो एम्प्लॉयमेंट में 4 जाति ऐसी जिसका एक भी आदमी नौकरी में नहीं है। उनके बारे में कोई सोचेगा या नहीं सोचेगा? और अगर 147 चीफ जनरल मैनेजर में 135 जनरल कैटेगरी के 92% हैं, मैं पूछना चाहता हूं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या अनुसूचित जाति के पास नहीं है? मैं ऐसे हजारों लोग दे सकता हूं जो चीफ जनरल मैनेजर की वैकेंसी के लिए मच मोर कॉम्पिटेंट। उन्हें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहां आपका कब्जा है, जिसको चाहेंगे बनाएंगे आप। वहां तो आप रिजर्वेशन दे नहीं रहे, जहां हक मिलना चाहिए वहां हकमारी आप कर रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला डाटा, टोटल सरकारी नौकरों को तनख्वाह पे केंद्र की सरकार, राज्य सरकारें 3% पैसा खर्च करती हैं। पूरे देश का 3% सरकारी नौकरों की तनख्वाह पे जाता है। तो उस 3% में हमारे हिस्से में तो 1% भी नहीं आया, और उस 1% में आपस में झगड़ा करवा रहे हैं। 97% अदर देन सैलरी, 97% में अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्गों का हिस्सा कहाँ है? हम आपस में इनकी साजिश का शिकार होकर आपस में लड़ेंगे या उस 97% में अपना हक मांगेंगे? खेत की जमीन, जल जंगल जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है क्या? हाँ, किसने आपको मालिक बना दिया जमीन का? जब आप मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हम मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुए, हमारे अंदर भी वही खून है, आपके अंदर भी वही खून है, तो तुम जमीनों के मालिक कैसे हो? हम जमीनों के मालिक क्यों नहीं है?
क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और एक और महत्वपूर्ण डाटा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि जब कोर्ट के सामने लड़ेंगे या सरकारों के सामने अब लड़ाई होगी हमारी, तो हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। कुछ लोग हवा में बात करते हैं, हवा में आर्गुमेंट नहीं होता, आर्गुमेंट तो तथ्यों के साथ किया जाना चाहिए। मजेदार डाटा आपके सामने रखता हूं। केंद्र की सरकार की जनवरी 2003 में टोटल नौकरियां ABCD तीनों मिलाकर जनवरी 2003 में 26,29,913 सरकारी नौकरियां थी, जिसमें अनुसूचित जाति की ABCD सारी मिला के केवल 6,14,101 लोग सरकारी नौकरी में थे, और अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के 6,14,101, अनुसूचित जनजाति के 2,16,950 ABCD सारे ग्रुप की नौकरी में केंद्र सरकार की। और अदर्स OBC का डाटा उस वक्त नहीं था, OBC का NA लिखा हुआ है। अदर्स लोग थे 26,64,425, 75.5% पे कब्जा अदर्स का। और SC ST OBC सारे जोड़ लो तो 24.5% में शिफ्ट आ दिए। तो हकमारी कौन कर रहा है? कौन जवाब देगा इसका? लेकिन ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ये 2003 का है। अब मैं बताता हूं जनवरी 2021 का डाटा। जनवरी 2021 में जो केंद्र सरकार की 33,95,476 नौकरियां थी, चूंकि इन्होंने बहुत सारी नौकरियां खत्म कर दी, वो घट के रह गई 18,78,822। केंद्र सरकार की कुल नौकरियां 2021 में 18,78,822 बची हैं, जिसमें अनुसूचित डी ग्रेड तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया पूरा। फिफ्थ पे कमीशन में उसको पूरी तरह बैन कर दिया। सरकारी नौकरी फिफ्थ पे कमीशन कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, वो ठेके पे भर्ती होंगे, आउटसोर्स कर दिया गया। लेकिन ABC बची। ABC में 3,28,692 लोग 2021 में केंद्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति के थे। मतलब जो 6,14,101 थे 2001 में, वो घट के 3,28,682 रह गए। अनुसूचित जनजाति के 1,44,270 रह गए, और OBC के 4,15,342 रह गए, और जनरल कैटेगरी के 9,90,918 रह गए। ये जनरल वाला बैठता 52.7%। और अभी इसमें EWS जोड़ा नहीं है, उसे और जोड़ लोगे तो पता लगेगा 60% नौकरियों पे स्वर्ण जाति के लोग कब्जे में बैठे हैं। तो फिर न्याय कौन करेगा? और इससे भी मजेदार एक और डाटा देके मैं डाटा खत्म करके फिर थोड़ी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। स्वीपर की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी 2003 में अनुसूचित जाति के 73,881 लोग केंद्र सरकार में स्वीपर की नौकरी पे थे, जो 58.57% था टोटल नौकरियों का। ST के 5,605 थे, तो 4.44% था। OBC का NA, क्योंकि उस वक्त OBC का डाटा नहीं था। और अदर्स जनरल कैटेगरी के लोग 46,645 यानी 36.98% स्वीपर की नौकरी पे जनरल कैटेगरी के नौकरी कर रहे थे। वो अलग बात है, वो सफाई का काम करने की बजाय वो ऑफिस में बैठते थे, सफाई का काम वो अनुसूचित जाति के ही लोग करते थे। और ये 2021 में घट के कितने रह गए ये भी देख लीजिए एक बार। 2021 में जो 2003 में सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति के केंद्र सरकार की नौकरियों में सफाई कर्मचारी 73,881 थे, वो घट के 14,534 सफाई कर्मचारी रह गए केंद्र की नौकरियों में। और जनरल कैटेगरी के रह गए 18,295। यानी जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी की नौकरी में आज की डेट में SC से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। हकमारी कौन कर रहा है? अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हो, और काफी हद तक सफल भी हो गए वो लोग, क्योंकि कुछ लोग अनुसूचित जाति के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फेवर कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो न्याय की बात कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं कि ये हमारा, ये चाहते नहीं हमें हक मिले। अरे मैं चाहता हूं हक मिले। मैं सबके सामने ओपनली कह रहा हूं, अगर सब क्लासिफिकेशन करने से अनुसूचित जाति की उन जातियों को
मौका मिल सकता है जो बिल्कुल को नहीं मिला है, तो भैया कर दो, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताओ करोगे कैसे। उससे पहले लागू नहीं होने देंगे, पहले ये बताओ करोगे कैसे। क्योंकि जब नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो कहीं पे वैकेंसी एससी की 1 है, कहीं पे 2 हैं, 1208 के करीब अनुसूचित जाति की जातियां हैं। जैसा मैंने बताया हरियाणा के अंदर 78 जातियां हैं, किसी स्टेट में 200 जातियां हैं, दिल्ली के अंदर 28 जातियां हैं। तो अगर वैकेंसी 1 है या 2 है, उसको आप 78 जातियों में कैसे बांटोगे। मान लो आपने कहा कि 2 सब क्लासिफिकेशन करके 2 क्लास बना दिया आपने अनुसूचित जाति की, और वैकेंसी निकली 3। अब 3 वैकेंसी में उन 2 ग्रुप में आप 3 को बांटोगे पहले, तो चलो 1.5 उधर दे दी, 1.5 इधर दे दी। एक के अंदर 78 में से 28 जाती हैं, एक के अंदर 50 जाती हैं। तो जो 1.5 वैकेंसी 28 में कैसे बांटोगे और 50 जातियों में कैसे बांटोगे, इसका क्या रोड मैप है आपके पास? क्या इसका कोई आपने कोई डाटा कलेक्ट, कोई स्टडी तैयार की है, कोई रिपोर्ट है ऐसी? कैसे बांटोगे? और दूसरी बात, अगर कहो जी एक बार एक को मौका, एक बार दूसरी जाति को, फिर तीसरी जाति को, 500 साल तक भी इन 78 जातियों को भी हक नहीं मिलेगा। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय हवा में जजमेंट दे रहा है? जब आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है, किसी सरकार ने स्टडी कराई नहीं है, पूरा विपक्ष कह रहा जाति जनगणना होनी चाहिए, केंद्र कह रहा नहीं कराएंगे, इससे समाज बटेगा, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इंपीरिकल डाटा चाहिए तब ये जजमेंट लागू होगी, वरना अंडर रिव्यू है। तो पहले आप इंपीरिकल डाटा लाओ। इंपीरिकल डाटा के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को जाति जनगणना, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे और जल जंगल जमीन में किसको क्या मिला, किसकी स्थिति कैसी है, किसकी एजुकेशन का क्या लेवल है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो भैया जाति जनगणना करा दो, फिर ये भी पता लग जाएगा कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, किसको कितना ज़्यादा मिला और किसको कितना कम मिला। फिर ये भी पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर फला तरह की नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसी कौन सी जाति है जो पिछड़ गई, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो पहले तो उन्हें वो क्वालिफिकेशन तो दो कि उस एग्जाम में बैठ पाए। और उसके बाद अंतिम बात, जब आपने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, तो आपने रेलवेज आधे से ज़्यादा बेच दिया, एयर इंडिया पूरा बेच दिया, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, बंदरगाह सारे बेच दिए, आईटीडीसी के आधे से ज़्यादा होटल बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, गैस कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, सब कुछ तो आपने बेच दिया, तो नौकरी तो खत्म होगी। जैसा मैंने अभी बताया, केंद्र सरकार की आधी नौकरी तो पहले कम हो चुकी है। सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को जोड़ लो तो 1.5 करोड़ सरकारी नौकरी है, और देश की जनसंख्या 144 करोड़ है। इस 1.5 करोड़ में अनुसूचित जाति जनजाति का पूरा भी जोड़ लो, ओबीसी का भी जोड़ लो, कितना मिल जाएगा भाई? 1.5 करोड़ में से मान लो ईमानदारी से भी दे दें और 70 लाख लोगों को नौकरी मिल गई, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को। सपोज करो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ईमानदारी से भी नौकरी दे दें, तो अगर 70-75 हज़ार लोगों को नौकरी मिल जाएगी, उस 144 करोड़ में 110 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50 लाख को भी आपने अगर दे दी तो 109.50 करोड़ लोग को तो नौकरी आप नहीं दे पाओगे, और जिनके पास पैसा व्यापार करने के लिए भी नहीं, वो व्यापारी भी नहीं बन पाएंगे। और इस मनुस्मृति के चलते उनको जल जंगल जमीन में हिस्सा नहीं मिला, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, व्यापार करने पे भी बंदिश थी। तो वो इतने पिछड़ गए हजारों साल तक। 75 साल के इस थोड़े से चुटकी भर रिजर्वेशन दिया, इसमें तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट के भी पेट में दर्द है, हाई कोर्ट के भी पेट में दर्द है, पूरा केंद्र सरकार, सारी राज्य, सारे नेता जागरूक हो गए, सबका जागृति आ गई एकदम। दलितों में नुकसान हो रहा है, आधे फायदा उठा रहे, आधे लोग। अरे भाई दोगे कैसे? पहले जल जंगल जमीन को बांटो, नेचुरल रिसोर्सेज को बांटो, इंडस्ट्रीज को बांटो, ट्रेड में मौका दो, उसके बाद आप सब क्लासिफिकेशन की बात करना। पहले आप ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह खत्म करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, और जो जो आपने भेज दिया उसका दोबारा से राष्ट्रीयकरण करो। कुछ कहते कैसे होगा? इंदिरा गांधी जी ने भी तो राष्ट्रीयकरण किया था ना, तब हो सकता था, तो आज भी हो सकता है। नीयत चाहिए, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो? क्यों ना मांगे भाई, कह रहे वो तो प्राइवेट है, अपने पैसे से लगाया। अपने से कहाँ लगाया? सरकार से जमीन ली सस्ते दर पे। जब आप सरकार का किसी रूप में फायदा उठाते हो,
तो सरकार की नीतियां आपके ऊपर उसी दिन लागू हो जाती है जिस दिन सरकार से आप लाभ उठाते हो। दूसरी बात, जमीन सरकार से सस्ते दर पे ले ली, उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए और काम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंकों से लोन ले लिया। बैंकों में हमारा पैसा है, हम तो व्यापार नहीं कर पाते क्योंकि पैसा नहीं है। बैंक में हमारा जो थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन हमारी संख्या क्यों सारा पैसा जुड़ के खरबों रुपए हो जाता है और बैंक उसे तुम्हें दे देती है। तुम हमारे पैसे से फिर व्यापार शुरू करते हो और फिर पूरे देश पे काबिजों का कब्जा करके मालिक बन बैठते हो। फिर कहते हो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों? अरे जब हमारे पैसे से तुम व्यापार कर रहे हो और हमारी देश की जमीन सस्ते दर पे लेकर तुम व्यापार कर रहे हो, तो तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों नहीं? हम कब कह रहे हैं तुम अपना न्यूनतम योग्यता खत्म करो, योग्यता जो आप मांग रहे हो वही मांगो, लेकिन उसमें हमें रिजर्वेशन दे दो। जो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिटी आपको चाहिए, जो रिटर्न टेस्ट आपको कराना करा लो, उसके बाद हम पास करने तब तो रखो। अपने भाई भतीजे को तो रख लेते हो, नाम पूछ के क्या नाम है, सुनील कुमार, आगे आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है आपको बताएंगे, यानी आपको नहीं रखेंगे, पता लग गया आपकी जाति क्या है। मिश्रा जी कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं? अच्छा बनारस से हैं। अरे बहुत अच्छी है, आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, ठीक है आप कल से आ जाना। इस तरह का जातिवाद, भेदभाव, पक्षपात खुलेआम हो रहा है। सरकारें भी कर रही है और कोर्ट भी कर रही है। हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 300 वैकेंसी निकली है और 300 वैकेंसी में आपको मजेदार बात बताऊं, चपड़ासी की वैकेंसी है, चपड़ासी की 300 वैकेंसी में 243 वैकेंसी जनरल की है, 243 जनरल की है, 30 वैकेंसी SC ST OBC तीनों मिलाकर 30 है, 15 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और 12 वैकेंसी फिजिकली चैलेंज्ड। ये है न्याय। जिस कोर्ट में हम न्याय का मंदिर समझ के न्याय के लिए जाते हैं, उसी के अंदर जब वैकेंसीज निकलती है तो अन्याय नजर आता है। मुझे आज भी याद आ रहा है, एक बार एक दिल्ली के एक जज ने मुझे कहा कि हाई कोर्ट में एक वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 4th क्लास की, तो सारे जजों ने कोशिश की मेरा रिश्तेदार लग जाए, मेरा रिश्तेदार लग जाए, क्योंकि वहाँ कोई रिटर्न टेस्ट तब होता नहीं था। तो वो जज साहब कह रहे कि यार हम सोच रहे थे एक तो हमारा भी भाई लग जाएगा, लेकिन एक हाई कोर्ट जज की लेडी थी, उनके अकेले की 54 के लिस्ट उनकी आ गई, मेरे रखने पड़ेंगे। तो कह रहे वो सारी नौकरी वो हाई कोर्ट के जजों में बट गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों तक को नंबर नहीं मिला। और मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ये बात वो सुनी भी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें तो कर लें, लड़ाई तो लड़ेंगे, जेल जाके लड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। अब झुकने से काम नहीं चलेगा, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये जो लोग हमारे लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं सब क्लासिफिकेशन के नाम पे, मैं अपने उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी से जितने सफाई कर्मचारी की नौकरी पे तुम नौकरी कर रहे हो, उससे ज़्यादा पे जनरल वाले नौकरी कर रहे हैं, पर सफाई का काम तो तुम करते, वो तो नहीं करते। उस हक को तो मांग लो। तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेके पे दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, जहाँ हम लोग आ जाया करते थे, वो रास्ता हमारा बंद कर दिया। उस रास्ते को तो खुलवा लो, जहाँ तुम्हें मौका वो मौका मिल नहीं रहा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इन सारे तरह की जो नौकरियां, उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, कई लाख रुपए फीस चाहिए, मिनिमम 15 लाख ऊपर करोड़ रुपए तक। वो पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन करा दे। 0.5% हमारे लोग हैं जो केवल अपने लोगों को इस तरह की पढ़ाई करवा सकते हैं, अपने बच्चों को। 99.5% लोग अपने बच्चों को उस तरह की टेक्निकल जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो नहीं करा सकते, तो वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो हकमारी तो आपकी कर कोई और रहा है, लेकिन ये कह के कि दलितों में ही दलित एक दूसरे का हक मार रहे हैं, लड़वा हमें रहे हो। ये मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप मिल बैठ के समाधान करेंगे, लेकिन आपस में लड़ने की बजाय पहले जो हमारा छीन गया है, उन छीनने वालों को देखेंगे, पहले उसको वापस लेते हैं, मिलजुल के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
समाज में दरार आ गई है, बंटवारे वाली स्थिति आ गई, क्या कहना है? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, जब अपने भाइयों को अधिकार दिलाने की बारी आएगी तो क्योंकि हम लोग मिशनरी लोग हैं, हम सबसे आगे खड़े होंगे। मैं तो चाहता हूँ 5%, 2% नहीं 10% दीजिए, लेकिन जब आप 10%, सरकार की नीयत को देखना पड़ेगा। जब आप 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके 3 दिन के अंदर और अपर कास्ट के लोगों को दे सकते हो, तो फिर आप जो है शेड्यूल कास्ट के उन जाति को नहीं दे सकते। अब आरक्षण की सीमा बढ़ा देनी चाहिए जातिगत। देखो उन्होंने किया क्या है, ऐसा उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल में किया, उसको कानून बना दिया, लेकिन वो लागू कब होगा? जब पहले जातिगत जनगणना होगी। तो उन्होंने कह दिया वो 2031 में होगी, 2032 के बाद लागू। ऐसे उन्होंने इसमें क्या कर दिया, स्टेट को, पहले तो स्टेट को पावर हो नहीं सकती है, ये पावर जो है सेंटर को। मैं तो सरकार कह रहा हूँ, सरकार के संसद में वो उसके लिए विधेयक लिया है। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, कब तक जो है 15% ही पूरा नहीं हुआ, तो आपको चाहिए कि आप जो है, मैं तो कह रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% आरक्षण दीजिए। आरक्षण की सीमा बढ़ा 85% इसको कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जब 10% आर्थिक आधार पे आप दे रहे हैं तो 90% इनका बढ़ा दीजिए, SC/ST OBC के लोगों को दे दीजिए। लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप तो उनको गुमराह करके टकराव चाहते हैं। हम टकराव होने नहीं देंगे। अगर हमने यहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए, हम टकराव करवा दिए, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इसलिए हम उनको भी समझाएंगे, उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं। क्रीमी लेयर की भी बात की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, शेड्यूल का ये जो रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को समझना पड़ेगा। इसका आधार क्या है? वो कभी इकोनॉमिक बेस्ड था ही नहीं। ठीक है, ये तो हमारे नेताओं ने, उन नेताओं को आज जो है, मैं कोसना नहीं चाहता, लेकिन जिन नेताओं ने हाथ खड़े होके करके जो है EWS का समर्थन किया था, आज उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले हत्या करवाई थी आरक्षण की। अगर वो समर्थन नहीं करते तो EWS इस देश में लागू नहीं होता। और आज क्या स्थिति है? आज वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म कर देना चाह रहे हैं। इसका आधार है शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, जो छुआछूत का हम लोग सामना करते हैं, जाति के आधार पर एट्रोसिटी का हम लोग सामना करते हैं। और प्रतिनिधित्व, आप आंकड़े तो जुटाओ। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप आंकड़े जुटाओ। हम लोग स्वतः छोड़ देंगे जिनको ज्यादा मिल गया। आप आंकड़े जुटा के बता दो, क्या 15% शेड्यूल कास्ट लोग पूरा हुआ है? और अगर इतनी काबिलियत पैदा होगी तो NFS कैसे हो रहा है? मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने जितने दिन सदन चलाया, हर दिन सफाई कर्मचारियों लेके हर वर्ग का मुद्दा उठाने काम किया। और कल भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में कि 1500 घर जो है वहाँ उसमें मुंबई में वाल्मीकि समाज के तोड़ दिए सरकार के लोगों ने। लेकिन सब वो तमाम तरह जो अधिकार छीने जा रहे हैं वो नहीं दिखता है। जब, अच्छा मुझे बताओ, जब सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकार नौकरी नहीं, तो ऐसा आरक्षण के झुंझुनू करोगे क्या? जब NFS होता हो तो बचाते नहीं हो, तमाम तरह की जो चीजें हमले होते हैं संविधान पे, वो तो करते नहीं हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, हम खुले दिल से अपने भाइयों के लिए अधिकार मांगते हैं। और मैं कह रहा हूँ, आरक्षण की सीमा बढ़ा के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे आपने आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए चंद्रशेखर ये बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मान लेंगे। 5 शेड्यूल कास्ट के जजों की बैच बना दे, इन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते हैं। बन जाएगी? तो जवाब बन जाएगी क्या? मुश्किल है। तो इनका जज नहीं हुआ कोई? मैं कह रहा हूँ, चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों की बना दो जिनको निकालना चाहते हैं। उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, लेकिन OBC है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बैच बना सकते हो क्या? 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वहाँ एक वर्ग के हक को कर रखा है। और मुझे चिंता तो उन भाइयों की, स्वर्ण जातियों के, जिनको नहीं मिल रहा है। EWS में भी जिनको अवसर नहीं मिल रहा है। आपने सीमा रखी है 8 लाख रुपए, तो 2-3-4 लाख रुपए जो गरीब स्वर्ण जाति के लोग कमाते हैं साल के, उनके परिवारों को अवसर मिल रहा है। 8 लाख में तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार की नीयत क्या है। मैं आपको कहता हूँ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर फांसी की सजा देने वाले जज के फैसले से उसका मोटिव, उसकी नीयत हटा दी जाए, तो उस जज में और हत्यारे में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी नीयत को देखना पड़ेगा। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के आरक्षण के पक्ष में था? और था तो आज तक इतना बैकलॉग हुआ, कास्ट एट्रोसिटी, आपने क्यों नहीं इसको ठीक कराया? तो सच ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हमने कहा था, कल भी कहा हमने विपक्ष को भी, सरकार को, और हमने कहा कि अगर आग से खेलने काम करोगे तो हाथ जलेंगे सरकार के। सांसद जी एक मिनट, सांसद जी किसकी वजह से रही बताओ? एक सेकंड सुने, किसकी वजह से रही? क्या आपने अच्छा स्कूल खोलने का काम गरीबों की बस्ती में किया? क्या आपने उनके जो है रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था की? उनको अवसर कहाँ से मिलेगा? अब तो बहुत सारे, अच्छा जिन जातियों में अब तक एजुकेशन लेवल उस तरह का बढ़ा नहीं, उनको मिलेगा भी तो बेचारों को। तो NFS ही तो करना है आपको, अपने लोगों को तो भरना है। आप समझते हैं सरकार के मंशा को। अगर NFS हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड उठा के देखो, NFS हो रहा है SPGI, उसमें क्या नाम, SGPI में
SGPG में लखनऊ में, तो क्या ये कहाँ गया? अगर इतने काबिलियत इतना क्रिमिनल पैदा हो गया तो कहाँ नहीं हो पा रहा है? IIM के हाल देखो, टॉप यूनिवर्सिटियों के दिए थे मैंने 7 यूनिवर्सिटियों के आंकड़े, देखो क्या हाल है। एक OBC और एक SC, कौन खा रहा है सबको पता है। लेकिन सांसद जी एक मिनट बस। कल 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे और लोगों की ये अपेक्षा है, वैसे तो आप कर ही रहे खुद ही के अंदर आवाज उठा रहे हैं हमारी, हम चाहेंगे आपके साथ के दूसरे सांसद भी आवाज उठाए। गलत बात, आप बताओ उठाई नहीं उठाई? नहीं, आप लगातार उठा रहे, हम तो कह रहे हैं आप लगातार उठा रहे। हाथ मनोज भाई आप जानते हो, बिल्कुल, और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि वो मूर्ति वहीं वापस लगा दो, बताओ उठाई या नहीं उठाई? नहीं हम तो कह रहे हैं आप उठा रहे, लेकिन आपके दूसरे साथी नहीं उठा। तब उठाई जब कोई वहाँ इतने MP गए, जब कोई हिम्मत नहीं उठा पा रहा। उसके लिए धन्यवाद आपका बारंबार। धन्यवाद नहीं करना, आप बाकी साधुवाद के पात्र, आपने इस समाज की आवाज उठाई है। आप बताओ, मैं विषय पे तो बात कर रहा हूँ ना जी, कोई पॉलिटिक्स उसके अलावा नहीं कर रहा, सिर्फ विषय की। और धन्यवाद। मेरे जैसे 20 लोग हो गए ना पार्लियामेंट में, आप विश्वास करो उनके अधिकारों को छूने से पहले सोचना पड़ेगा जब कितने लोग। आ रहे हैं हम भी आपके पीछे 25 में। खास करके शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचता है और कुछ घंटों का या कभी उतना भी वक्त नहीं देते हुए उसको खत्म करता है। लेकिन आज जो हम तथाकथित बुलडोजर जस्टिस का शब्द भी इस्तेमाल करना बहुत अजीब है, वो जो हम देख रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक मतलब जो संविधान को कई तरीकों से उस पर जो धज्जियां ये सरकार पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि उसको तोड़ता जा रहा है, उसमें एक बहुत अहम गिरावट ये बुलडोजर जस्टिस की है। पहले देश में ऐसा कोई कानून नहीं, दुनिया में भी शायद ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर कोई अपराध करे तो उसका घर तोड़ा जाए, ये कहीं भी कानून नहीं। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और बात है कि ये तय करना कि किसी ने एक अपराध किया है, उसके लिए एक प्रक्रिया संविधान में बनाई गई है। तो मान लीजिए कि किसी के बच्चे ने किसी साथी को छुरे से मारा है, अपराध है, और अपराध के लिए एक पूरा कानूनी व्यवस्था है। बच्चा अगर अपराध करे तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था है। लेकिन कहीं भी कानून ये नहीं कहता कि या इजाज़त देती कि सरकार एक तरह से बदले की भावना से एक बहुत टारगेटेड तरीके से उनके परिवार के लोगों का घर तोड़ दे। तो why I call this a red line, मतलब संविधान से हम जितना दूर जाते जा रहे हैं, ये बहुत अहम गिरावट है, क्योंकि सरकार एक ही समुदाय के लोगों को मुख्य रूप से लेना, उसको तोड़ रहे हैं। हम लोग पिछले 1-2-3 सालों में ये जो दूसरा दौर मोदी सरकार का रहा है, तब से एक नई प्रक्रिया हम देखते हैं। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार का जो पहला दौर है उसमें हम लिंचिंग के लिए उसको याद करेंगे, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होके किसी को पीट के मारने का, वो एक तरह का उसका एक सिंबल देख रहे हैं। लेकिन दूसरे दौर में अब हमें लिंच मॉब की जरूरत नहीं, भीड़ की जरूरत नहीं। सरकार ही सीधे एक तरह से एक समुदाय के खिलाफ सीधे तरीके से कानून को बिल्कुल अलग रखते हुए इजराइल में हम कुछ सुनते हैं कि जो ऑक्यूपाइड एरियाज में कुछ हद तक इस तरह का कहीं और हमने नहीं सुना इसके बारे में। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं, ये जो घटनाएं तो आपने देखी, मैं मध्य प्रदेश में IAS में था, बहुत दुख होता है, बहुत शर्म होती है ये देखते हुए कि ये कार्रवाई। एक रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के किसी भी मैं क्योंकि सरकार में रहा हूँ, IAS में रहा हूँ, IAS में हम लोग एक वादा
करते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं और वजाहत साहब यहाँ बैठे हैं जो इनफैक्ट डायरेक्टर थे, मेरे वक्त में नहीं थे पर वो भी डायरेक्टर रहे हैं IAS अकेडमी। तो हम लोग बार बार जो नए अफसर ट्रेनी आते हैं उनको एक बात बताते हैं कि आप चुने हुए सरकार के नौकर बाद में हैं, सबसे पहले आप संविधान के नौकर हैं, संविधान के रक्षक हैं। और चुने हुए सरकार के लोग अगर आपको उस संविधान के खिलाफ कोई आदेश देते हैं तो आपका फर्ज ये नहीं है कि आप उसको माने, बल्कि आप उसका विरोध करें। मैं इंतज़ार में हूँ, मैंने बहुत ध्यान से, क्योंकि मध्य प्रदेश से खास करके मेरा लगाव है, मैं ढूंढ रहा हूँ एक ऐसा अवसर जहाँ DM कहते हैं, वहाँ के DM कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, मैं इसको करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ आज तक वो अधिकारी जिसने संविधान को अपने दिल के पास रखते हुए संविधान के सीधे खिलाफ ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसका जवाब किसी भी अधिकारी ने नहीं दिया है। ये बेहद शर्म, बेहद दुख की बात है। और जो लिंच मॉब की बात है, मैं मध्य प्रदेश से थोड़ा हट के पिछले साल जो नूह में घटनाएं हुई थी उसको याद करना चाहता हूँ। नूह बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ जिला है, लगभग 80% मुस्लिम आबादी है उसमें, लेकिन नीति आयोग ने एक सूची बनाई थी सबसे अविकसित जिलों का, और नंबर 1 सबसे अविकसित जिला पूरे देश में नूह निकला, जो बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ, जो यहाँ पे सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज वगैरह सब वहाँ पे आलीशान, उसके साये में, उसके अंधेरे में नूह पड़ा है। बहुत मुश्किल से वहाँ के लोग कुछ आगे बढ़ पाए, लेकिन वो 4 दिन जहाँ वहाँ बुलडोजर चले, लोग वहाँ बताते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी भी अगर कोई दंगा होता तो इतना नुकसान वो नहीं कर पाता जितना सरकार ने खुद बुलडोजर ला के वहाँ पे किया। उसकी गंभीरता हमें समझना बहुत जरूरी है। और वो एक अपवाद था नूह की घटना का, इसलिए भी मैं उसको याद कर रहा हूँ, जहाँ पे वहाँ के जो हरियाणा, चंडीगढ़ में जो बैठे हुए हरियाणा के हाई कोर्ट की 2 जजेस ने स्वो मोटो उस पर ध्यान रखा और कहा कि ये एक बिल्कुल गैरकानूनी, असंवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार को इसको करना, इट्स अ फॉर्म ऑफ एथनिक क्लेंजिंग, ऐसा कहा गया। लेकिन कुछ दिनों में अगले सुनवाई तक वो जो मामला था ही उनसे हटके किसी और बेंच को दिया गया और मामला आगे बढ़ा नहीं। तो बस इतने मेरे बहुत अच्छे साथी यहाँ हैं, वो बात जोड़ेंगे। मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं बुलडोजर का वर्तमान इस्तेमाल, वो सिर्फ गरीबों के खिलाफ अन्याय करने का तरीका नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से हम एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, या उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है कि हम संविधान के हर मूल्यों को बिल्कुल एक तरह से रद्दी के टोकरी में फेंकते हुए, ढूंढते हुए ये बुलडोजर चल रहे हैं। इसका विरोध हिंदुस्तान का हर नागरिक ना करे। फिर वही बात याद आती है जो कई बार कहा जाता है कि ये आज किसी और का हो रहा है, आज किसी और का हो रहा है, एक दिन आपके घर के सामने भी बुलडोजर खड़ा हो सकता है और फिर आप किसकी करें। पे उदयपुर और छतरपुर दोनों जगह पे, ताकि आपको बुलडोजर की सच्चाई से रूबरू करा सके। उदयपुर से अगर शुरुआत करते हैं, उदयपुर में एक घटना होती है जो नाइफ स्टैबिंग की घटना है, और वैसी घटनाएं लगभग 4 से 7 जो मैंने न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट की है हाल ही के दिनों में उदयपुर के अंदर ही हुई है।
और सिर्फ ये कि ये स्पेसिफिक घटना जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग शामिल थे, बल्कि बच्चे शामिल थे, हमें इस बात पे भी देखना चाहिए कि अगर ये नाइट स्टैबिंग की घटना जो है स्कूलों में हो रही है तो उसके लिए हम एज अ सोसाइटी क्या कदम उठा रहे हैं। बट अगर हम स्टेट का देखें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का रिस्पांस देखें और जो मॉब है, जो एक विचारधारा के लोग हैं, उनका रिस्पांस देखें, तो हम जो है आज जो यहाँ पे बैठे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि कैसे एक मॉब यानी कि कैसे एक मॉब जो है इकट्ठा होता है हॉस्पिटल के बाहर और वो पूरी दुकानों को, मुस्लिम दुकानों को चुन चुन के मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों के कारोबारों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और पुलिस उसके शाना बशाना उसके साथ जो है चलती है। तो एक एक्सटेंशन है कि एक मॉब कोई डिमांड करता है किसी चीज़ के बदला लेने की, किसी चीज़ के, वो जिसको न्याय का नाम दे रहा है उसको हम तो बदला कह रहे हैं, बदला लेने की कोशिश करता है। तो एक तो फॉर्म उसकी ये है, दूसरी वो इससे भी उसका मन नहीं बढ़ता है, फिर वो आगे चलता है, फिर बुलडोजर का जो एक टूल है, जो इंस्टीट्यूशन है कि वन विभाग को भी वो उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, नगर निगम को भी इन्वॉल्व कर लेता है और पूरी स्टेट मशीनरी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जेसीबी की मशीनरी लेके एक बेगुनाह आदमी के घर को जो है सपाट कर देती है, धराशायी कर देती है। तो ये बुलडोजर की कहानी है, जबकि हमें मालूम है कि जो एक्यूज इसमें बनाया गया है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, जिसके साथ टॉर्चर भी हुआ है, उसके फादर को भी इम्प्लीकेट किया है इन मामलों के अंदर। इसके बावजूद जो है उसके घर को भी जो लैंडलॉर्ड है राशिद खान, उसके घर को धराशायी किया गया। और इसमें खास बात यह है, जो राशिद खान ने भी बताया और जो एक्यूज की फैमिली है उसने वहाँ की अथॉरिटीज को इस बात से अवगत कराया कि जो एक्यूज है उसका एक इनहैबिटेबल हाउस जो कच्चा है, उसकी दीवारें ऐसी नहीं है, उसकी छत जो है वो पक्की नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर एक बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बुलडोजर पहुँचने का रास्ता नहीं है और अथॉरिटीज को जो है हीरो बनना है, ऑप्टिक्स में खेलना है, तो वो जो है उसके लैंडलॉर्ड का, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे बुलडोज करते थे। तो ये पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई एक तरीके से जिसे हम प्यूनिटिव कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं, यानी कि सामूहिक सजा वो देना चाहते हैं, वो बदला देना चाहते हैं और स्टेट मशीनरी जो है वो हिस्सेदार बनती है। ऐसे ही छतरपुर के अंदर हम देखते हैं जुलूस निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, पुलिस रूल्स के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। फेमस डीके बासु गाइडलाइंस हैं कि पब्लिक शेमिंग, यानी कि आप जो है जुलूस नहीं निकाल सकते अपराधियों का या जिनके ऊपर सस्पेक्ट्स हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, फिर भी उनसे एक नारा लगाया जाता है कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। तो इस तरह की पनिशमेंट्स के जरिए लोगों के अंदर खौफ स्टेट मशीनरी बिठाना चाह रही है और ये ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। और हम देखते हैं कि अगर जो है वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो वायलेंट हुआ, पुलिस से झड़प हुई, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। तो मामला एक ही है लेकिन रिस्पॉन्स अलग है। झारखंड में हमने देखा क्या प्रोटेस्ट हुआ, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बंगाल में हमने देखा, हाल ही में कल हमने गाजियाबाद में देखा। लेकिन सिलेक्टिवली जब मुसलमान प्रोटेस्ट करता है तो क्या रिस्पॉन्स स्टेट मशीनरी का होता है, वो देखने हमारे लिए योग्य है, जो हमने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि स्टेट मशीनरी एक तरीके से मोबोक्रेसी के एक्सटेंशन की तरह काम कर रही है, यानी कि वो उसने जो है अपने आप को जो है उनके रिमोट कंट्रोल अपना जो है उनके हाथ में थमा दिया गया है। तो डेमोक्रेसी तो कहना बहुत मुश्किल है, तो ये एक तरीके से मोबोक्रेसी का जो है राज आ चुका है। उसमें बुलडोजर है, पब्लिक परेड है और कस्टोडियल टॉर्चर है और बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू। उन बिंदुओं तक अपनी बात रखूंगी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कम्युनल वायलेंस के ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उनमें जो समाज की और परिवार की औरतों पर असर पड़ता है उसको कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे अगर उदयपुर की फैक्ट फाइंडिंग की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर जो अक्यूज की मदर है शमीम बानो, उनकी 4 बेटियां हैं जिनमें से एक विकलांग है और उनकी विकलांगता के कारण ही जो है उन्होंने किराए पे मकान लिया था ग्राउंड फ्लोर पर।
अब ये जब इसको बुलडोज कर दिया गया है, और वो भी मतलब जैसे आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोटिस का तारीख जो है वो 16 तारीख थी, लेकिन चस्पा किया गया था 17 तारीख को। तो एक तो बैक डेटेड नोटिस अगर वो लगाएंगे और बिना किसी नोटिस के कुछ ही घंटों में अगर वो घर बुलडोज कर देंगे, तो फिर परिवार की महिलाओं का, बेटियों का जाना कहाँ पे होगा। तो एक वो हिस्सा है जो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, ना कि मतलब स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो देखी नहीं जाती हैं। और दूसरी बात ये है, ये थोड़ा सा रिसर्च की टेक्निकल भाषा है तो मैं इसको सरल शब्दों में रखना चाहूँगी। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस और रिस्टोरेटिव जस्टिस को लेंगे। रेट्रिब्यूटिव जस्टिस मतलब बदले की भावना से अगर आप इंसाफ करना चाहें, चाहे वो मतलब कोर्ट द्वारा हो या पुलिस द्वारा हो, वो। और रेस्टोरेटिव जस्टिस वो होता है जहाँ पे आप समाज में शांति बनाए रखने के लिए, या फिर जो अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच में शांति बनाए रखने के लिए जो इंसाफ का एक तरह से प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, वो रेस्टोरेटिव जस्टिस होता है। इस केस में हमें देखा जा रहा है कि रेट्रिब्यूटिव जस्टिस मतलब बिल्कुल ही बेरहमी से यूज किया गया है। जितना पनिशमेंट होना चाहिए, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को नाइफ स्टैबिंग से मतलब हार्म करता है और उसका जितना जो जैसे कानूनी भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके आगे जाकर के जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, उनके परिवार के घर को पूरा तहस नहस कर दिया गया है, ये कहाँ पे, ये किस तरह का इंसाफ है, ये कहाँ पे कानून में लिखा हुआ है कि ये सब करना अलाउड है। ये एक दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि लार्जर हमें पिक्चर में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर नाइफ स्टैबिंग के बाद का शुरुआत दोनों बच्चों में झगड़ा कहाँ से हुआ, कॉपी को लेकर के। होमवर्क की कॉपी एक बच्चे को दूसरे की लेनी थी और उसी पे थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, वहां से बात शुरू हुई। इस बात को अगर शुरुआत में ही खत्म कर देते, उसका तरीका होता अगर हम पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से बनाए रखें और उस पर अगर फोकस करें, तो इन सब मतलब सिचुएशन इतनी आगे बढ़ती ही नहीं कि यहाँ तक आ जाता है। अगर टीचर इंटरव्यू करते, अगर क्लास में जो है शिक्षक और छात्रों का एक तरह से रिलेशनशिप ऐसा रहता जहाँ पे वो अपनी समस्याओं को आकर के डिस्कस कर सकते हैं, वो अगर रहता तो फिर ये झगड़ा उस बात से आगे बढ़ता ही नहीं। और जो स्कूल प्रशासन है वो भी अगर ज़्यादा इंटरव्यू करते ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में भी 15-20 मिनट की देरी थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। तो ये लार्जर जो एक तरह से मुद्दे हैं, इन पर जोर देने की बहुत ज़रूरत है अगर हमें ऐसे इंसिडेंट की संख्या कम करनी है। इसलिए